नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। एमपीसीजी प्राइम में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करते हैं। इंदौर से खबर, जहां तालाब में डूबने से गैंगस्टर की मौत हो गई। पुलिस से बचने के लिए तालाब में कूदा था गैंगस्टर। तालाब में डूबने से सलमान लाला की मौत हो गई। मुठभेड़ के दौरान भागा था सलमान लाला। क्राइम ब्रांच कर रही थी गैंगस्टर का पीछा। पुलिस ने सलमान के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पिस्टल के साथ 3 और बदमाश भी गिरफ्तार हुए हैं। तो मुठभेड़ के दौरान भागा था गैंगस्टर सलमान लाला, जिसने तालाब में छलांग लगा दी और तालाब में डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने सलमान लाला के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। पिस्टल के साथ 3 और बदमाश भी गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गिरफ्तार सलमान लाला के 3 साथियों से और उसके भाई से पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच कर रही थी गैंगस्टर सलमान लाला का पीछा और इसी दौरान पुलिस की टीम से बचने के लिए उसने तालाब में छलांग लगा दी। क्राइम ब्रांच के द्वारा घेराबंदी की थी। सूचना मिली थी कि छत्तर के सागर से जो सलमान लाला और अरुण नालिंग ये लोग आ रहे हैं और जब टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर टीम रवाना हुई थी। और इसमें मैं बता दूं आपको कि 1 हफ्ते पहले 2 व्यक्ति पकड़े गए थे, 2 आरोपी पकड़े गए थे, पीयूष चौहान और सत्यम जैन, जिनके कब्जे से 11.52 ग्राम एमडी मिली थी, जिसमें एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर किया था। उसने 2 व्यक्तियों का नाम बताए थे, एक अरुण नालिंग और दूसरे का नाम सलमान लाला। तो इस पर से लगातार क्राइम ब्रांच की टीम लगातार उसको ट्रैक कर रही थी और तभी सूचना मिलने पर टीम रवाना हुई और सीहोर के बाईपास पर सीहोर बाईपास पर जो इंदौर और भोपाल हाईवे है वहां पर एक स्कॉर्पियो दिखी, जिसकी घेराबंदी की गई, जिसमें 5 व्यक्ति दिखाई दिए। उनको पकड़ने की कोशिश की गई तो सिर्फ 4 पकड़ में आए और 1 व्यक्ति भाग गया अंधेरे का लाभ उठा के। खबरों में बढ़ते हैं आगे तो और अब बात करते हैं पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में एक बार फिर से एमपी की प्रतिभाओं का जिक्र किया। पीएम ने मिनी ब्राजील के नाम से प्रसिद्ध शहडोल की फुटबॉल प्रतिभाओं का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि अब इन खिलाड़ियों को जर्मनी में प्रशिक्षण करने का अवसर मिलेगा। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। मैंने पॉडकास्ट में बातों में मध्य प्रदेश के शहडोल के फुटबॉल के क्रेज से जुड़ा एक गांव का वर्णन किया था। पीएम मोदी ने रविवार को अपने कार्यक्रम मन की बात में एमपी के शहडोल की प्रतिभाओं का जैसे ही जिक्र किया, पीएम की बात सुन यहां के होनहारों के चेहरे एक बार फिर से खिल उठे हैं। दरअसल पीएम ने जर्मनी के कोच की शहडोल के फुटबॉल खिलाड़ियों से जुड़ने की बात को साझा किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोच ने शहडोल के खिलाड़ियों की मेहनत और जुनून देखकर उन्हें जर्मनी की एक ट्रेनिंग एकेडमी में प्रशिक्षण देने की पेशकश की है। जर्मनी के कोच के इस पहल से अब विचारपुर गांव के 4 खिलाड़ी और 1 कोच जर्मनी में प्रशिक्षण पाएंगे। इसको लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने भी उनसे संपर्क किया है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में 2 साल पहले एमपी के मिनी ब्राजील यानी शहडोल के खिलाड़ियों का जिक्र किया था। पीएम ने जिस प्रतिभावान फुटबॉल खिलाड़ियों की स्पारिंग जर्नी के बारे में जिक्र किया था, वही टीम इस वक्त आपको भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में सरदारपुर की महिला फुटबॉल टीम के बीच मैत्री मैच खेलते दिखाई दे रही है। जर्मनी के कोच के ऑफर से इन खिलाड़ियों के हौसले और भी बुलंद नजर आ रहे हैं। हो भी क्यों ना, इन खिलाड़ियों को इतना बड़ा ऑफर जो मिला है, अपनी खुशी को वो कुछ इस अंदाज में बयां भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी खेल प्रतिभा को पहचान कर हमें वैश्विक मंच पर पहचान दी है। आज माननीय मंत्री श्री विश्वास सारंग जी ने इस मैच का आयोजन कर हमें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का और विश्वास सारंग जी का धन्यवाद करती हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी को धन्यवाद देती हूँ। कभी नशे की गिरफ्त में जकड़े विचारपुर की हालत इतनी खराब थी कि लोग अपने गांव का नाम छिपाते थे। गरीबी और नशे की लत के बीच बच्चों का भविष्य अंधकार में दिखता था, लेकिन विचारपुर अब एक नए विचारों की गाथा लिख रहा है। यहाँ के खिलाड़ी आज हजारों मेडल जीतकर नेशनल, स्टेट और जिला स्तर पर चमक रहे हैं। नेशनल टीम में अक्सर 8 से 9 लड़कियां सिर्फ इसी गांव से चुनी जाती हैं। विचारपुर की महिला फुटबॉल टीम ने खास मेहनत कर मध्य प्रदेश को स्पोर्ट्स मॉडल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। नतीजा ये है कि ये टीम
पूरे प्रदेश की इंस्पायरिंग स्टोरी बन चुकी है। खुद मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि पीएम मोदी की बधाई हमें प्रोत्साहित करती है। प्रसन्नता की बात है। और देखिए, इसमें जो मुख्य मुद्दा यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बात विश्व स्तर पर कितनी सीरियसली ली जाती है, ये इस बात को प्रमाण देता है। 2 साल पहले उन्होंने शहडोल के एक छोटे से गांव विचारपुर, आदिवासी गांव है, वहाँ का जिक्र किया। वहाँ पर फुटबॉल को लेकर एक सकारात्मक समाज में माहौल है और उसकी जो गूंज जर्मनी तक पहुंची। जर्मनी के बहुत बड़े क्लब ने, वहाँ के एक बहुत ही बड़े कोच ने वहाँ के बच्चों को प्रशिक्षण देने की पहल की। ये निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की, जो मैंने कहा कि वैश्विक स्तर पर उनकी आवाज़ और उनकी संवेदनशीलता और दूरदर्शिता का परिणाम है। हम उन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार मध्य प्रदेश को प्रोत्साहित किया है। आज उन्होंने नेशनल गेम्स में जो स्पोर्ट्स के वाटर स्पोर्ट्स के नेशनल गेम है, उसमें मध्य प्रदेश का पहले स्थान पे आने का भी जिक्र किया। हम बहुत उत्साहित हैं। विचारपुर की इस मिनी ब्राजील जर्नी ने न सिर्फ एक गांव की तस्वीर बदल दी है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए खेलों की नई पहचान कर दी है। कभी नशे और गरीबी से जूझने वाला ये इलाका आज फुटबॉल के जरिए दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह बना चुका है। एनडीटीवी के लिए भोपाल से निहारिका शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं बाढ़, बारिश और आफत की। एमपी और छत्तीसगढ़ में बाढ़ और बारिश से लोग परेशान हैं। कहीं जल जमाव की समस्या है तो कहीं बारिश से कई गांवों में बाढ़ आने की संभावना तक बन गई है। वहीं कुछ जगहों पर बाढ़ प्रभावितों को प्रशासन मदद पहुंचाने में लगा है। देखिए रिपोर्ट। मूसलाधार बारिश से लोगों के घरों में पानी घुस आया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें बड़वानी के बड़दा इलाके का है, जहां पानी की निकासी न होने से बारिश का पानी लोगों के घर में घुस गया, जिससे उनके घरों में रखे सामान खराब हो गए। जो बच सकते थे उनको लोगों ने किसी तरह बचाने का प्रयास किया है। अब बाढ़ पीड़ित लोग अपने दर्द को कुछ इस तरह से बयां कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब लोगों को बीमारियां फैलने का डर सताने लगा है। जो बारिश का जो पानी रहता है वो जल जमाव हमारे पूरे घरों के आसपास हो जाता है। पानी की निकासी बिल्कुल भी नहीं हो रही है, जिससे हमको बहुत दिक्कत आ रही है। हमारे घरों के सामने घुटने से लगा कर जंगा तक पानी हो जाता है। पानी का निकास बिल्कुल भी नहीं। जल भराव का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर जो है एनवीडी ने किसी भी तरह का यहाँ पे वो नहीं किया है कि जिससे पानी बाहर जा सके। तो ये ऐसी है कि इसमें पानी भर जाता है। तो अभी 100-150 मकान है, तो तालाब से ही सब भरा गया पानी। तालाब के जैसा हो गया? तालाब का जैसे हो गया। और घर में भी किसी के घुस गए, घर में भी घुस गए पानी। सब घर में भी घुसा है पानी? घर में भी घुसा हुआ है और सब घुस गए पानी। ये आप ये इसी मकान में रहते हैं? इसी मकान में रहते हैं। ये पानी घुसा था तो फिर कैसे सोए होंगे, कैसे खाना कैसे क्या सोए? आप रात भर सोए नहीं, आप पानी भी था तो रात भर क्या, कल रोटी भी नहीं खाई, आज थोड़ा बहुत हो गया तो बनाए हैं। सुना आपने, लोगों का कहना है कि जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से ये हालात बनते हैं। पानी भरने से लोगों को आने जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब हम आपको ये 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। उज्जैन, बैतूल, दंतेवाड़ा, बीजापुर। जिसमें पहली तस्वीर उज्जैन के गंभीर डैम की है, जहां कुछ दिन पहले लोगों को डैम सूखने की चिंता सता रही थी। तो वहीं इंदौर में हुए मूसलाधार बारिश की वजह से गंभीर डैम पूरा भर गया है। हालात ये हो गए कि देर रात डैम का एक गेट भी खोलना पड़ा। वहीं दूसरी तस्वीर बैतूल की है, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से मोरन नदी उफान पर है। यहां जान जोखिम में डालकर छात्र नदी पार कर स्कूल आ जा रहे हैं। छात्र 10 किलोमीटर के फेरे से बचने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। लोग कई साल से नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांग पूरी नहीं हो पाई। हालांकि स्कूल प्रशासन इस रास्ते से स्कूल न आने की कई बार हिदायत दे चुका है। बीजादेही थाना के टांगनामल गांव का ये मामला है। वहीं तीसरी तस्वीर दंतेवाड़ा की है, जहां बाढ़ प्रभावितों को प्रशासन मदद पहुंचा रहे हैं। अब तक 1,91,00,000 राशि बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटी जा चुकी है। हाल ही में आई बाढ़ में यहां के 27 गांव बाढ़ से प्रभावित हो गए थे।
और अब चौथी और लास्ट तस्वीर बीजापुर की है, जहां बाढ़ के बाद हालात खराब हो गए हैं। कई गांव का संपर्क आपस में टूट गया है। बीजापुर बारसूर चित्रकूट सड़क को भी काफी नुकसान हुआ है। यहाँ के रेका गांव के स्कूली बच्चे रस्सी के सहारे जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। बहरहाल अभी के हालात ये हैं कि बाढ़ पीड़ित लोग एक तरफ परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ के बाद प्रशासन लगातार लोगों की मदद में जुटा है, ताकि बेघर हुए लोग फिर से अपने आशियाने को बनाकर सामान्य जिंदगी दोबारा शुरू कर सकें। दिल्ली से एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अगस्त का महीना खत्म होने को है, लेकिन मौसम का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने पिछले 2 महीनों में भारी तबाही देखी। नदी नाले उफान पर हैं और भूस्खलन और मलबा संकट बढ़ा रहा है। भूस्खलन के चलते कई जगहों पर सैकड़ों सड़कों को नुकसान पहुंचा। अभी भी कई रास्ते बंद पड़े हैं। लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चंबा से लेकर मणिमहेश तक सैलाब ने कई अस्थायी ठिकानों को बहा दिया। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ बारिश ने विकराल रूप ले लिया है। कई जिलों में भारी बारिश के अलर्ट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पर्यटकों से गुलजार रहने वाले मनाली में ब्यास नदी उफान पर है और आतंक मचा रही है। दुकानें बह गई हैं, इमारतें ढह गई हैं, रास्ते बंद हैं। मनाली से करीब 20 किलोमीटर दूर नग्गर ग्राम पंचायत में ब्यास नदी ने भारी तबाही मचाई है। नदी के उफान में कई मकान और दुकान ताश के पत्ते की तरह बह गए। तबाही के बाद लोग अभी भी सदमे में हैं। यहाँ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ब्यास नदी की चपेट में आ गया है और पानी के साथ बह गया। पतली कोहल कस्बे में ब्यास नदी रौद्र रूप ले चुकी है। ब्यास के सैलाब ने मनाली के बेली ब्रिज के आगे का हिस्सा खत्म कर दिया है। अब नदी पुल के नीचे से नहीं बल्कि पुल के साथ बह रही है। नदी के किनारे पर बसे कई गांव अब भी खतरे की जद में हैं। ब्यास नदी अपना किनारा छोड़कर कुल्लू के पतली कोहल कस्बे की ओर बढ़ रही है, जिससे ग्रामीणों में खौफ है। ये पतली कुल गांव की तस्वीर है। ब्यास नदी के किनारे बसा ये गांव और त्रासदी का शिकार हो चुका है। जब यहाँ पर बादल फटा, ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं इसी के ऊपर में बादल फटा था, फिर वहाँ से नालों के जरिए एकाएक पानी आया और जब पानी आया तो नदी ने अपना जो रुख है वो 90 डिग्री बदल लिया। यानी अब आप देखिए कि जो ब्यास नदी है वो सबसे पहले यहाँ टकरा रही है इन घरों के पीछे, उसके बाद ऐसे बह रही है और उसका नतीजा ये हुआ कि तमाम सारे जो घर हैं, जो दुकानें हैं, वो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी हैं। अब यहाँ लग ही नहीं रहा है कि कोई दुकान या मकान रहा होगा। तस्वीर देखिए आप, भयावह तस्वीर है। ये तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ सर। हमारा स्टोर में सामान था, सारा बह गया। यहाँ पर दुकान थी, यहाँ पर दुकान थी, बहुत सारी दुकानें थी, इनके सारे सामान चले गए सर। और यहाँ आप देखिए बहुत सारा सामान और नदी की ये धार आप देखिए। सीढ़ियाँ जो हैं वो एक समय ये सीढ़ी यहाँ से होके गुजरती थी। ये सीढ़ी एक समय अगर आप इस दुकान के अंदर जाना चाहते तो यहाँ से सीढ़ी से, अब आप देखिए ये सीढ़ी से अगर आप गए तो सीधे ब्यास नदी के अंदर। तो कितनी भयानक एक तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। ये है ब्यास नदी और ब्यास नदी ने ज़बरदस्त तरीके का जो नुकसान है वो यहाँ पर किया है। ये आपका ये पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, क्या नाम है आपका? सविता जी। तो सविता जी बहुत नुकसान हो गया। बहुत नुकसान हो गया जी। ये जो दूसरा नंबर वाला दुकान था अभी भी ताला लगा हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं निकाल पाई मैं।
कुछ भी नहीं निकाल पा। सरकार से कुछ उम्मीद है तो थोड़ा पूरा मुझे मिल जाए। शिमला के बसंतपुर इलाके में भी भारी भूस्खलन से तबाही का आलम है। पहाड़ गिरने की वजह से हाईवे को बंद करना पड़ा है। शिमला में लगातार हो रही बारिश ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। शनिवार रात से जारी झमाझम बारिश के कारण विकास नगर के काली माता मंदिर के पास भारी भूस्खलन हुआ। इस दौरान यहां खड़ी गाड़ियां मलबे की चपेट में आ गईं। हादसे के बाद विकास नगर का मुख्य मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। गनीमत रही कि इस मलबे की चपेट में कोई व्यक्ति नहीं आया। राज्य के किन्नौर में भी लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। नाथपा में नेशनल हाईवे 5 पर लैंडस्लाइड के बाद हाईवे बंद हो गया, यातायात ठप हो गया। कुल्लू में तेज बारिश जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी भारी बारिश मुसीबत बरपाती रहेगी। चंबा जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सरकार के मुताबिक मणिमहेश के दर्शन के लिए करीब 500 यात्री अब भी वहां फंसे हुए हैं, जिन्हें वहां से सुरक्षित निकाला जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में इस यात्रा के दौरान 10 लोगों की मौत हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से 30 अगस्त के बीच बाढ़ बारिश की वजह से कम 320 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 40 लोग लापता हो गए। पिछले कुछ दिनों में हुई बारिश की वजह से राज्य की 840 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। 7 साल बाद चीन में वो ऐतिहासिक मुलाकात हुई जिसका सभी को इंतजार था। मोदी और जिनपिंग बड़े गर्मजोशी के साथ आपस में मिले। दोनों के बीच करीब 55 मिनट तक द्विपक्षीय मुलाकात चली। कई अहम बातें हुई। जिस सीमा को लेकर सबसे ज्यादा विवाद रहा, उस पर भी नरमाहट दिखी। ये कोई साधारण मुलाकात नहीं थी, बल्कि इस मुलाकात के कई मायने हैं। ये मुलाकात क्यों इतनी खास रही और इस मुलाकात के बाद आगे वर्ल्ड ऑर्डर किस तरीके से बदलेगा, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री 7 साल बाद चीन की धरती पर पहुंचे। एक साथ 3 सुपर पावर देशों के सर्वोच्च नेता चीन में हैं, तो जाहिर है कि पूरी दुनिया की नजर अभी यहीं टिकी है। पीएम मोदी का यह दौरा कई मायनों में बहुत खास है। जिनपिंग से मुलाकात के मायने भी बहुत अहम है। मोदी और जिनपिंग की मुलाकात और उसके बाद दिए गए बयानों की पूरी बातें डिकोड करेंगे, लेकिन पहले ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर अगस्त 2023 की है, जब साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोनों आमने सामने भी नहीं मिले थे। मोदी आगे थे और शी पीछे। चलते चलते ही दोनों की बातें हो रही थी। दूसरी तस्वीर अक्टूबर 2024 की है, जहां रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान दोनों मिले तो जरूर, लेकिन चेहरे पर उतनी गर्मजोशी नहीं दिख रही। लेकिन इस तीसरी तस्वीर को देखिए जो आज की है। चेहरे पर गर्मजोशी है, ये साफ दिख रहा है। ये गर्मजोशी दिखाती है कि कैसे भारत और चीन के रिश्तों का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। यूं तो जिनपिंग की तस्वीरें आमतौर पर मुस्कुराते हुए नहीं आती हैं, लेकिन इस मुलाकात में शी की भावभंगिमाएं काफी अलग हैं। मुस्कुरा भी रहे हैं और जिस तरह से पीएम मोदी से हाथ मिला रहे हैं, वो पूरी दुनिया के लिए एक नया संदेश है। अब लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर शी और मोदी की मुलाकात से ऐसा क्या निकला? वो कौन सी बातें थी जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था? मुलाकात के दौरान हुई पूरी बातों को बताएंगे। ये भी बताएंगे कि बातचीत में किन मुद्दों पर जोर रहा। उससे पहले आपको दोनों मोदी और जिनपिंग की बातें सुनाते हैं। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। सीमा पर डिसएग्रीमेंट के बाद शांति और स्थिरता का माहौल बना हुआ। हमारे स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बॉर्डर मैनेजमेंट के संबंध में सहमति बनी। हमारे सहयोग से
दोनों देशों के 2.8 बिलियन लोगों के बीच जुड़े हुए। इससे पूरी मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त होगा। परस्पर विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता के आधार पर हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी के बयान पर शी जिनपिंग ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनाते हैं। 今年是中印建交75周年，双方要坚持从战略高度和长远角度看待和处理中印关系，推动两国关系持续健康稳定发展。双方还要共同展现历史担当，坚持多边原则，携手推动世界多极化和国际关系融化。जिनपिंग ड्रैगन और हाथी के साथ साथ आने का जिक्र कर रहे हैं। ड्रैगन मतलब चीन और हाथी मतलब हिंदुस्तान। ये संदेश है कि दोनों ताकतवर मुल्क साथ आए तो फिर ट्रंप के टैरिफ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मोदी और शी के बयान से साफ है कि दोनों देशों के बीच एक नया इतिहास लिखने की कहानी शुरू हो गई है। भारत और चीन के करीब आने से साफ संकेत है कि वर्ल्ड ऑर्डर धीरे धीरे बदल रहा है। यही बात कल एनडीटीवी के मंच से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कही थी। In international relations, there are no permanent friends or permanent enemies, only permanent interests. साथियों, भारत किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता, लेकिन हमारे लिए अपने लोगों का, अपने किसानों का, अपने छोटे व्यापारियों का, अपने देशवासियों का यह इंटरेस्ट सबसे ऊपर है और हम किसी भी कीमत पर अपने देश के वेलफेयर के साथ समझौता नहीं कर सकते। मुलाकातों में मुस्कुराहट, बातों में नरमी और इशारों इशारों में ट्रंप को संदेश। ये बताता है कि दो सुपर पावर मुल्क एक साथ खड़े हैं और मोदी के इस चीन दौरे से संबंधों की नई इबारत लिखी जानी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। चीन की धरती पर रूस ने जो बयान दिया उसे कूटनीतिक लिहाज से और खास तौर पर भारत के नजरिए से बेहद अहम माना जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि दुनिया में किसी एक देश को हावी होने का मौका मिले, ऐसा सिद्धांत नहीं चलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी प्रकार के भेदभावपूर्ण प्रतिबंध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भारत और रूस की दोस्ती कितनी गहरी है, इसकी झलक समय समय पर दुनिया ने देखी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलग अलग मंचों पर कई बार खुद को भारत का हितैषी साबित किया है। अब जबकि पुतिन SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में हिस्सा लेने के लिए चीन के तियानजिन पहुंचे हैं, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर निशाना साधते हुए रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि हम वैश्विक मुद्दों के समाधान को लेकर ब्रिक्स समूह को मजबूत बनाने के लिए एकजुट हैं और इसमें किसी भी प्रकार के भेदभावपूर्ण प्रतिबंध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे प्रतिबंध जो किसी भी देश के आर्थिक विकास में बाधा डाल रहे हैं, उन्हें कोई देश कतई स्वीकार नहीं कर सकता है। पुतिन ने एक इंटरव्यू में कहा कि SCO एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जिसमें हर देश का सम्मान हो और किसी तीसरे पक्ष को निशाना न बनाया जाए। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को आर्थिक औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत के लिए ये बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत ब्रिक्स को एक ऐसे मंच के रूप में देखता है जो वैश्विक कूटनीति में पश्चिम के वर्चस्व को संतुलित कर सकता है। तो पुतिन के इस बयान को कैसे देखा जाए? पुतिन का बयान ये जाहिर करता है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ वो एक साझा मोर्चा खोलने की बात कर रहे हैं। पुतिन भेदभावपूर्ण प्रतिबंधों के खिलाफ मुखर होकर दुनिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं। पुतिन का ये बयान साफ तौर पर
टैरिफ वॉर में भारत को उनका समर्थन भी है। पुतिन ये भी जता रहे हैं कि अमेरिकी प्रतिबंधों के संदर्भ में ब्रिक्स सिर्फ एक मजबूत आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक मंच भी है। व्लादिमीर पुतिन के इस बयान में भारत की उस नीति का भी समर्थन है जो मल्टीपोलर यानी कि बहुध्रुवीय दुनिया का समर्थन करती है। एक ऐसी दुनिया जिसमें कोई एक देश सबके ऊपर हावी नहीं रहता है। पुतिन ने कई मौकों पर भारत और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की तारीफ की है। जाहिर है एक बड़े ग्लोबल मंच पर उनके बयान में भारत का विजन भी शामिल है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि इस बार भोपाल बनेगा बिजनेस आइडियाज का हब। इमर्जिंग बिजनेस कॉन्क्लेव लेकर आ रहा है नई सोच, नया विजन और प्रदेश के भविष्य की झलक। सोमवार 1 सितंबर देखिए एक्सक्लूसिव कवरेज सिर्फ एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर, जहां मंच पर होंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव, साथ ही उद्योग, शिक्षा, स्टार्टअप जगत की नामचीन हस्तियां भी। देखिए कैसे उभरता है मध्य प्रदेश, बना रहा है व्यापार की नई पहचान और जानिए वो विजन जो बदल देगा व्यापार का कल।